हेलो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 विज्ञान सब्जेक्ट का अध्याय नंबर 4 पौधों को जानिए। देखो, बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधों का परीक्षण कीजिए। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे होते हैं, कुछ विशालकाय, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, जबकि कुछ की पत्तियां लालिमा युक्त होती है। कुछ पौधों के फूल बड़े व लाल हैं, कुछ नीले। कुछ पौधों में पुष्प ही नहीं होते हैं। आपने अपने घर के आसपास, विद्यालय के रास्ते में, बाग बगीचे एवं विद्यालय प्रांगण में अनेक हरे पौधे देखे होंगे। आइए हम पौधे के विभिन्न भागों के विषय में जानने और इससे विभिन्न प्रकार के पौधों के बीच अंतर समझने में सहायता मिलेगी। क्या आप चित्र 4.1 में पौधे के तने, शाखाओं, जड़ और पत्तियां इत्यादि को नामांकित कर सकते हैं। इन भागों में रंग भरिए। अब देखो, पौधे के विभिन्न भाग। देखो, सबसे नीचे तो देखो दो प्रकार के तंत्र होते हैं, एक मूल तंत्र, एक पर्व तंत्र। मूल तंत्र जो जमीन के मिट्टी के अंदर वाला भाग और मिट्टी के ऊपरी भाग जिसमें तना, शाखा, पत्तियां और फूल फल होते हैं, वो पर्व तंत्र कहलाता है। अब देखो, मूल तंत्र भी दो प्रकार का होता है। एक तो देखो प्राथमिक मूल है और द्वितीयक मूल। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? मूल तंत्र या जड़ तंत्र बनाते हैं। पर्व तंत्र में क्या आएगा? देखो, तना होगा, एक तो कलिका है और दो शाखाओं के बीच की दो इंटरनोड है, और ये नोड जहाँ से शाखा निकल रही है और जो नया पत्ती या निकलती है उसे कलिका कहते हैं। और दोनों शाखाओं के मध्य का इंटरनोड है, और जिस भाग से तने से शाखा निकलती है उसे नोड कहते हैं। अब देखो, ये पत्ती हो गई आपकी, ये भाग तना स्तंभ कहलाता है, ये फल है, ये पुष्प है। ये सभी क्या है? पौधे की मिलकर सभी भाग मिलकर पौधे के भागों का निर्माण करते हैं। आइए प्रकृति की सैर करें और पौधों से मित्रता कर उनके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें। देखो, 4.1 झाड़ी, वृक्ष और झाड़ी, शाक, झाड़ी और वृक्ष, ये पौधे के 3 प्रकार है। क्रियाकलाप 1, उन पौधों के तने एवं शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जो आपस में कम लंबे हैं, जिनकी लंबाई लगभग आपसे के बराबर है, तथा जो आपसे बहुत अधिक लंबे हैं। तने को स्पर्श कीजिए तथा यह जानने के लिए कि तना कोमल है अथवा कठोर, इससे धीरे से एक और मोड़ने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखें कि वह टूटे नहीं। लंबे पौधे के तने की मोटाई आपने मापने का प्रयास करें। अब देखो, हम यह भी जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास तने से, आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती हैं। अब हम प्रेक्षी सभी पौधों को सारणी 4.1 में वर्गीकृत करेंगे। कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं। आप और अधिक पौधों के लिए 1, 2, 3 कॉलमों को भर सकते हैं। इस अनुच्छेद के बाद के अंश को पढ़कर कॉलम 4 में भरें। देखो, सुझाव क्या है? पौधों को कम से कम क्षति पहुंचाए, इसलिए आप 4-5 जैसे विद्यार्थियों के समूह में कार्य कर सकते हैं। कोमल तने वाले पौधे के अध्ययन के लिए खरपतवार का प्रयोग करें। क्या आप जानते हैं कि खरपतवार क्या है? खेतों में, बगीचों एवं गमलों में कुछ अनचाहे पौधे स्वतः ही उग जाते हैं। क्या आपने किसानों को इन खरपतवारों को खेतों से उखाड़ते हुए देखा है? इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधों को 3 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये है वर्ग है झाड़, शाक, झाड़ और वृक्ष। देखो, पौधों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये कौन कौन से हैं? शाक हो गया, झाड़ी और वृक्ष। इसे चित्र 4.3 में दर्शाया गया है। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। देखो, हरे और कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। ये सामने तो छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कोई शाखा ही नहीं होती है। तो ये जो भाग, ये ए वाला है, ये क्या है? शाक है। और ये बी वाला झाड़ी और सी वृक्ष। अब देखो, कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार से समीप से निकलती हैं तथा तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटाई नहीं होती, इसे हम झाड़ी कहते हैं। तो देखो, ऐसे पौधे जिसमें शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं, तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है, इन्हें झाड़ी कहते हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने दृढ़ एवं गहरे रंग के होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, इन्हें वृक्ष कहते हैं। तो देखो, कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं, इनका तना दृढ़, कठोर और गहरे गहरे होते हैं, और इनकी शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, इन्हें वृक्ष कहते हैं। ठीक है। अब उपयुक्त लक्षणों के आधार पर आप सूचीबद्ध पौधों को वर्गीकृत कर सारणी 4.1 में कॉलम में 4 में भर सकते हैं। अब देखो, कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और ये भूमि पर फैले रहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? द्विसर्पी लताएं कहते हैं। ठीक है। कमजोर तने वाले जो भूमि पर फैले रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? द्विसर्पी लता। ये जो द्विसर्पी का उदाहरण आपको दे रखा है जितने भी बेलें हैं। अब देखो, कुछ पौधे की सहायता से जो ऊपर चढ़ते हैं और ऐसे आरोही कहते हैं, ऐसे पौधों को हम आरोही कहते हैं। तो ये क्या शाक और झाड़ी से भिन्न होते हैं? कौन से? आरोही और द्विसर्पी लता। ये जो उदाहरण है आरोही का, जिसमें तने की सहायता से ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं। अब देखो, पौधे के विभिन्न, संभवतः आप अपने विद्यालय तथा घर पर कुछ पौधों को देखभाल करते होंगे। अपने घर अथवा विद्यालय में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी अथवा द्विसर्पी लताओं के दो पौधों के उदाहरण दीजिए। देखो, तना। अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखिए तथा उनके तने पर पाई जाने वाले विभिन्न संरचनाओं एवं वर्गों को देखें। अपने अवलोकन की तुलना अपने साथी द्वारा लिए गए अवलोकन से करें। आपने क्या देखा? तने में पत्तियां, शाखा, कलिका, फल, फूल होते हैं। क्रियाकलाप 2, आवश्यक सामग्री: 1 गिलास जल, लाल स्याही, शाकीय पौधा तथा 1 ब्लेड। अब तो गिलास को 1/3 जल से भरें। जल में लाल स्याही की कुछ बूंदें डाल दें। शाक के तने को गिलास में रखें जैसा कि चित्र 4.6 में दर्शाया गया है। अगले दिन इन शाखाओं का अवलोकन कीजिए।
क्या इस शाख के कुछ भाग लाल नज़र आते हैं? आपने देखा कि तने में रंग ऊपर चढ़ गया। अगर इसे लंबे समय तक रखा जाए तो रंग पत्तियों और शाखाओं में भी आ जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि यह लाल रंग यहाँ तक कैसे पहुँचा है? तो देखो, ये जो तने में लाल रंग की ये जो ऊपर की ओर गति करता हुआ दिखाई दिया है, तो ये ऊपर कैसे चढ़ा? तो इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है। तो तने का कार्य क्या है? जल का संवहन करना है। और लाल शाही की भांति जल में विलीन खनिज लवण जल के साथ तने के ऊपरी भाग में पहुंच जाते हैं। और इसी प्रकार जैसे लाल शाही है, उसी प्रकार जल में जो विलीन खनिज है, जल के साथ तने के ऊपरी भाग में पहुंच जाते हैं। अब देखो, पत्ती। अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपने नोटबुक में चित्र बनाइए। क्या इन सभी आकृतियाँ, आकार एवं रंग एक जैसे हैं? यह तने के किस प्रकार जुड़ी होती है? पत्ती का वह भाग जो जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसे पर्णवृत्त कहते हैं। तो वह पत्ती का वो भाग जहाँ से वह तने से जुड़ी होती है उसे पर्णवृत्त कहलाता है। और पत्ती के चपटे हरे रंग के भाग को हम फलक कहते हैं। क्या आप अपने आसपास के पौधों की पत्तियों में इन भागों की पहचान कर सकते हैं? क्या सभी पत्तियों में पर्णवृत्त होता है? तो देखो, एक तो ये तना है, तने के जिस भाग से ये पत्ती जुड़ी होती है उसे हम क्या कहते हैं? पर्णवृत्त। और ये जो पटल है, इसे हम क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। आप देखो, पत्ती के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए उसकी छाप लें। यदि आप सोचते हैं कि पत्ती विशेष छाप नहीं छोड़ सकती, तो यह क्रियाकलाप आपके पुनः विचार पर मजबूत कर देगा। क्रियाकलाप 3, एक पत्ती को एक सफ़ेद कागज़ अथवा अपनी कॉपी के पन्ने के नीचे रखिए। इसे चित्र 4.9 में दर्शाए गए तरीके से एक ही स्थान पर दबाकर पकड़ कर रखें। अपनी पेंसिल को तिरछा पकड़िए तथा इनकी नोक से कागज़ के उस भाग को जिसके नीचे पत्ती है धीरे धीरे रगड़िए। क्या आपको कुछ रेखाओं के साथ छाप दिखाई देती है? क्या यह छाप पत्ती की तरह है? देखो, पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को क्या कहते हैं? सिरा कहते हैं। और आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी सिरा दिखाई देती है, इसे हम मध्य सिरा कहते हैं। तो पत्ती के मध्य भाग में एक मोटी सिरा होती है जिसे क्या कहते हैं? मध्य सिरा कहते हैं। और पत्तियों पर सिराओं का बना ऐसा डिजाइन या जाल क्या कहलाता है? सिरा विन्यास कहलाता है। तो पत्ती की शाखाओं पर द्वारा बनाए गए डिजाइन को हम सिरा विन्यास कहते हैं। और यदि यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो यह सिरा विन्यास जालिका रूपी सिरा विन्यास कहलाता है। तो देखो, ऐसी डिजाइन जो मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा है उसे हम क्या कहते हैं? सिरा विन्यास को जालिका रूपी सिरा विन्यास कहते हैं। और आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में एक समांतर रूप से एक दूसरे के समांतर होते हैं और ऐसे सीमा जो और घास की पत्तियों में आपने सिराएं एक दूसरे के समांतर देखी होगी और ऐसी सिराओं को हम क्या कहते हैं? समांतर रूपी सिरा विन्यास कहते हैं। अब देखो, विभिन्न पौधों की पत्तियों को बिना तोड़े उन्हें सिरा विन्यास का अध्ययन कीजिए। आइए अब यह जानने का प्रयास करें कि पत्तियां क्या कार्य करती है। तो देखो, क्रियाकलाप 4, आवश्यक सामग्री शाखा, पौधे, पॉलीथीन के 2 पारदर्शी थैले और कुछ धागा लेना है। अब देखो, पत्तियों में सिरा विन्यास जालिका रूपी वाला ये देखो चित्र है जो जालिका रूपी का, और ये समांतर सिरा बने। अब देखो, इस क्रियाकलाप को दिन के समय करना चाहिए जब धूप निकली हो। इस क्रियाकलाप के लिए आपको स्वस्थ भली भांति सिंचित और धूप में रखे हुए पौधे को लेना चाहिए। किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को चित्रानुसार एक थैली की पॉलीथीन की थैली से ढककर धागे से बांध दीजिए। दूसरे पॉलीथीन की खाली थैली पर भी धागा बांधकर धूप में रख दीजिए। कुछ घंटों के बाद पॉलीथीन की थैली के आंतरिक पृष्ठ को ध्यानपूर्वक देखिए। आप क्या देखते हैं? क्या किसी थैली के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती है? इस थैली में जल की बूंदें दिखाई देती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि यह बूंदें कहाँ से आई? क्रियाकलाप के बाद पॉलीथीन की थैली को हटाना मत भूलें। अब देखो, क्या करना है? पत्तियों के ऊपर प्लास्टिक की थैली पारदर्शी को उस धागे से बांध देना है और ये क्रिया हमें दिन के समय करनी है। अब जब जल की यह बूंदें पत्ती के जल वाष्प के रूप में निकलती है और इस क्रिया को जल वाष्प कहते हैं। जो पत्तियों पे जल की बूंदें हमें दिखाई दे रही है, ये जल वाष्प के कारण निकली और इसे हम क्या कहते हैं? वाष्पोजन क्रिया कहते हैं। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। देखो, हमने पत्तियों के ऊपर थैली को क्यों बांधा? क्या पौधों के वाष्पोजन से निकली जल वाष्प को हम अन्यथा देख पाते हैं? अध्याय 3 के उन क्रियाकलाप के विषय में स्मरण कीजिए जिसमें जल विभिन्न अवस्थाओं में बदल जाते हैं। क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसके कारण जल बूंदों के रूप में पुनः पॉलीथीन की थैली पर दिखाई देने लगता है। देखो, पत्तियों का और भी कार्य हैं, आइए इसका अध्ययन करें। क्रियाकलाप 5, आवश्यक सामग्री, पत्ती, स्पिरिट बीकर, परखनली, बर्नर, जल प्लेट एवं आयोडीन विलयन। देखो, परखनली में एक पत्ती रखी और उनमें पर्याप्त मात्रा में स्पिरिट डालें जिससे पत्ती उसमें पूर्णतः डूबी रहे। अब इन परखनली को जल से आधे भरे बीकर में रखिए। बीकर को उस समय तक गर्म करते रहें जब तक कि पत्ती से हरा रंग पूर्णतः बाहर नहीं निकल जाता। अब पत्ती को परखनली से सावधानीपूर्वक बाहर निकालकर जल से भली भांति धोएं। इसे प्लेट में रखकर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालिए। आप क्या देखते हैं? अपने परीक्षण की तुलना अध्ययन 1 में खाद्य पदार्थ के विभिन्न पोषकों की उपस्थिति का परीक्षण के समय किए गए परीक्षणों से कीजिए। क्या इसका अर्थ है कि पत्ती में मंड है? हमने अध्याय 1 में देखा कि कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित होता है। आलू में यह मंड पौधे के अन्य भागों से आकर एकत्रित होता है, परंतु पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रम में जब जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं तो इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो देखो, पौधे क्या करते हैं? जल और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। तो इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और इस प्रकाश संश्लेषण में क्या CO2 नहीं O2 गैस
CO2 ग्रहण करते हैं और O2 गैस को निकालते हैं और पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। ठीक है, अब देखो, अब तना अब तक हमने जो क्रियाकलाप किए उनमें हमने देखा कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है। पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है। पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है, यह कार्य जड़ कैसे करती है। देखो अब जड़, चित्र 4.13 में ध्यानपूर्वक देखिए कि पहली और दूजों के कौन अपने पौधे को ठीक प्रकार से जल दे रहा है और क्यों। देखो, पौधे का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर है। आइए निम्न क्रियाकलापों द्वारा पौधे के इस भाग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। क्रियाकलाप 6, आवश्यक सामग्री 2 गमले, कुछ मिट्टी, खुरपी, ब्लेड तथा कैंची एवं जल। यह क्रियाकलाप 4-5 विद्यार्थियों के समूह में करना चाहिए। बगीचे में किसी खरपतवार के ऐसे दो पौधे सावधानीपूर्वक उखेड़िए। ध्यान रहे कि उनकी जड़ों को कोई क्षति न हो। खरपतवार के ए में हमें जड़ सहित और दूसरे में जड़ रहित पौधे को लगाना है। अब पौधे को एक गमले में मिट्टी डालकर लगा दीजिए। चित्र 4.14 में दूसरे पौधे की जड़ों को काट कर दीजिए। अब इसे दूसरे गमले में लगा दीजिए। चित्र 4.14 में इनमें नियमित रूप से जल दीजिए। 1 सप्ताह पश्चात इनका परीक्षण कीजिए, क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं। दोनों पौधों में नियत रूप से जल दिया गया, परंतु एक ही जड़ नहीं थी। क्या आप इस क्रियाकलाप से जड़ के एक महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जान पाते हैं। जड़ का एक अन्य कार्य जानने के लिए आइए एक और क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 7, आवश्यक सामग्री, मक्का और चने के बीज, रुई, कटोरी और जल। 2 कटोरियाँ लीजिए, इनमें भीगी हुई रुई रखिए। एक कटोरी में चने के 3-4 बीज और दूसरे में मक्के के दाने रखिए। जल डालकर रुई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोदित नहीं बन जाए। 1 सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। क्या नवोदित सरलता से रुई से बाहर खींच जाता है और क्यों। क्रियाकलाप 6 में हमने देखा कि हम पौधे को भूमि में से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते, उन्हें मिट्टी खोद कर निकालना पड़ता है और जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूती से जकड़े रखती है और इसे मिट्टी के पौधों को स्थिरक कहा जाता है। आपने देखा कि तने एवं पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती हैं। क्या जड़ों में भी विविधता दिखाई देती है, आइए इसका पता लगाएं। क्रियाकलाप 8, चित्र 4.16 में 4.16b को ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए। अब चने के पौधे की जड़ों को देखिए, क्या यह चित्र 4.14a के समान दिखती है अथवा चित्र 4.16b की तरह। मक्का के पौधे की जड़ें कैसी हैं। जड़ों की आकृतियों के चित्र के साथ मिलान कर खाली स्थान में मक्का अथवा चना लिखिए। चने या मक्के की जड़ों में क्या समानता है, वे किस रूप में एक दूसरे भिन्न। ऐसा प्रतीत होता है कि जड़ें दोनों प्रकार की होती है। क्या जड़ों के कुछ और भी प्रकार हैं, आइए इसका पता लगाएं। क्रियाकलाप 9, खुले मैदान में जाइए जहां बहुत से खरपतवार उग रहे हैं। वो कुछ खरपतवार पौधों की मिट्टी खोद कर निकालिए और जड़ों से मिट्टी धोकर अलग कर उनका निरीक्षण कीजिए। क्या आपने ध्यान दिया कि सभी खरपतवार पौधों की जड़ या तो चित्र 4.16a की तरह है अथवा चित्र 4.16b की तरह। देखो, मूसला जड़ और रेशेदार जड़ 2 प्रकार की जड़ें होती है। अब देखो, जिन पौधों की जड़ें 4.17a की तरह है उनकी मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं और तथा इससे छोटी पार्श्वद्वितीय जड़ें निकली होती हैं। जिन पौधों की जड़ें 4.17b के समान होती है और उनके कोई मुख्य जड़ नहीं होती है और सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं, उन्हें हम क्या जगड़ा या रेशेदार जड़ कहते हैं। ठीक है, अब देखो, एकत्र किए गए खरपतवार पौधे को उनकी जड़ के आधार पर 2 समूह में छांटिए। मूसला जड़ वाले पौधे को समूह ए में और रेशेदार जड़ वाले समूह पौधे बी में रखिए। समूह ए के पौधों की पत्तियों को देखिए, इनका शिराविन्यास किस प्रकार का है और समूह बी के पौधे की पत्तियों का शिराविन्यास किस प्रकार का। अब देखो, जिसकी जड़ें मूसला जड़ है उसकी जो पत्ती का शिराविन्यास जालिका रूपी और जिसकी जड़ें झगड़ा या रेशेदार उसकी पत्ती का शिराविन्यास समांतर शिराविन्यास होगा। अब देखो, क्या आपने ध्यान दिया कि पौधे की पत्तियों की शिराविन्यास एवं जड़ के प्रकार के एक रोचक संबंध है। क्या उन सभी पौधे जिनका आप अध्ययन कर चुके हैं कि पत्तियों का शिराविन्यास एवं जड़ के सारणी प्रकार को सारणी 4.2 में सही रूप में भर सकते हैं। हमने देखा कि जड़ मिट्टी से जल का अवशोषण करती है। क्या तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती हैं, यह भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों से संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ों जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टेपियोका आदि को हम खाते हैं। हम पौधे के अन्य भागों को भी खाते हैं जहाँ भोजन भंडारित रहता है। अब देखो, क्या आप इस बात से सहमत है कि तना 2 तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है। चित्र में लिखित तने के कौन कौन से पदार्थ ऊपर की ओर जाते हैं और कौन से नीचे की ओर आते हैं। अगले परिच्छेद में हम पुष्प की संरचना के अध्ययन करेंगे। देखो, पुष्प, देखो, गुलाब के पौधे की 3 आलेख चित्र 4.19a, b और c में दर्शाए गए। कौन सी स्थिति में आप पौधे की भली भांति पहचान सकते हैं, क्यों। चित्र 4.1 में पुष्प को रंगने के लिए आपने किस रंग का प्रयोग किया था। क्या सभी पुष्प रंग बिरंगे हैं। देखो, चित्र ए में पत्तिविहीन शाखा है, दूसरे में पत्ती सहित और तीसरे में पत्ती और फूल सहित शाखा। अब देखो, क्या आपने घास, गेहूँ, मक्का, आम अथवा अमरूद के पुष्प की भी देखें, क्या वे चटकीले होते हैं। आइए पुष्प का रंग का अध्ययन करें। देखो, क्रियाकलाप 10, आवश्यक सामग्री 1 पुष्प कलिका तथा निम्न में से किसमें पौधे के 2 पुष्प, धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैंगन, भिंडी, गुलमोहर, 1 ब्लेड, स्लाइड, कागज, आवर्धक लेंस एवं जल
चित्र 4.20 ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। देखो जो पुष्प का बाहरी हरे रंग का भाग होता है उसे बाह्य दल, और जो रंग बिरंगा होता है उसे पंखुड़ियाँ कहते हैं। अब देखो खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है? यह पुष्प की पंखुड़ियाँ हैं। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंगों की होती है। आपके विचार में कलिका में यह पंखुड़ियाँ कहाँ बंद थी? कली का प्रमुख भाग कौन सा है? क्या आपने ध्यान दिया कि यह भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है? इन्हें बाह्य दल कहते हैं। पुष्प के बाह्य दल एवं पंखुड़ियों का भली भांति अवलोकन कीजिए तथा निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इनमें कितने बाह्य दल है? क्या ये आपस में जुड़े हैं अथवा स्वतंत्र हैं? बाह्य दल एवं पंखुड़ियाँ किन भागों की है? आपके फूल में पंखुड़ियों की संख्या कितनी है? क्या वे एक दूसरे से जुड़ी है अथवा स्वतंत्र है? क्या जुड़े हुए बाह्य दल वाले पुष्प की पंखुड़ियाँ अलग अलग है या संयुक्त है? अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पुष्पों के अध्ययन संबंधी प्रेक्षण कीजिए। 4.3 में लिखिए, विद्यालय अथवा किसी अन्य बगीचे में जाकर विभिन्न पुष्पों का अध्ययन कीजिए तथा अपने प्रेक्षण इस सारणी में लिखिए। इस सारणी के अंतिम 2 कॉलम भरें। आप पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकेंगे? जब पंखुड़ियाँ जुड़ी हो अथवा जब वे स्वतंत्र हो। उदाहरण के लिए धतूरे एवं अन्य घटाकार पुष्प की पंखुड़ियों को लंबाई में काटकर आप पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए आप बाह्य दल या पंखुड़ियों को हटा दीजिए। चित्र 4.22 को ध्यान से देखिए तथा अपने पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर को पहचानिए। चित्र 4.23 को ध्यानपूर्वक देखिए, इसमें पुष्पों के पाए जाने वाले विभिन्न भागों के प्रकार पुंकेसर। देखो जो पुष्प के बाहरी भाग के रूप में ये दिखाई दे रहे हैं जिसमें तंतु और ऊपर पराकोश है, तो ये पुंकेसर वाला भाग है। और मध्य भाग में जिसमें वर्तिका और अंडाशय होता है वो स्त्री केसर वाला भाग होता है। दिखाया गया है। क्या आप पुष्प पुंकेसर के दो भागों की पहचान कर सकते हैं? अपने पुष्प में पुंकेसर की संख्या ज्ञात कीजिए। एक पुंकेसर को चित्र बनाकर उसे नामांकित कीजिए। देखो पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। यदि आप इसे पूरी तरह से नहीं देख पाते हैं तो पुंकेसर हटा दीजिए। चित्र 4.24 की सहायता से स्त्री केसर के भाग को पहचानें। तो ये भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? पुंकेसर होता है। इसमें तंतु और पराकोश में परागकण पाए जाते हैं। तो ये वाले जो भाग है वो पुंकेसर या भाग है। देखो स्त्री केसर में देखो ये अंडाशय है, सबसे ऊपर वर्तिका और अंडाशय। अपने पुष्प के स्त्री केसर का स्वच्छ नामक चित्र बनाइए। क्रियाकलाप 11। आइए अब एक पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन करें। यह स्त्री केसर का निचला एवं फूला हुआ भाग है। इसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इसे काटना पड़ता है। यह जानने के लिए कि अंडाशय को किस प्रकार काटा जाए, चित्र 4.25 ए और बी को ध्यान से देखिए। अंडाशय को एक स्लाइड अथवा प्लेट पर चित्र 4.25 के अनुसार रखकर उसे 2 प्रकार से काट सकते हैं। देखो एक तो अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्ध्य के रूप में। देखो जो पहला भाग है जिसे अनुदैर्ध्य के तिरछा काटें और इसको हम कहते हैं अनुप्रस्थ काट। अब देखो ये तो देखो अनुप्रस्थ है जो तिरछा, और लंबा भाग को हम क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य, टीएस और एलएस। ये भाग एलएस और ये भाग टीएस। अब देखो अब जब इसको काटते हैं तो अंडाशय में कुछ संरचनाएं होती है। जो ये संरचनाएं हमें जो समूह के रूप में दिखाई दे रही है तो ये बीजांड कहलाता है, जिससे बीज का निर्माण होता है। तो देखो अंडाशय की काट को सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक काट सेक्शन पर जल की बूंद रखिए। आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक संरचना का अध्ययन कीजिए। क्या आपको अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती है? इन्हें बीजांड कहते हैं। अंडाशय के आंतरिक भागों को अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए। कुछ और पुष्पों का अध्ययन करने के लिए आप अध्यापक के साथ विद्यालय अथवा किसी पार्क के बगीचे में जाइए एवं अधिक से अधिक पुष्पों का अध्ययन कीजिए। देखो पुष्प के नाम जानने के लिए आप माली की सहायता ले सकते हैं। ध्यान रहे कि आवश्यकता से अधिक पुष्प न तोड़ें। नोटबुक में जो कुछ आपने सारणी 4.3 में लिखा है उसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या सभी फूलों में बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर पाए जाते हैं? क्या पुष्प ऐसे भी हैं जिनमें उपयुक्त पुष्पांगों में से कोई भाग नहीं पाया जाता? क्या किसी फूल में इनसे अलग भाग भी मिलते हैं? क्या आपने ऐसे पुष्प भी देखे हैं जिसमें बाह्य दल और पंखुड़ियाँ समान दिखते हो? क्या कोई पुष्प ऐसा भी है जिसमें बाह्य दलों की संख्या एवं पंखुड़ियों की संख्या समान होती है? क्या अब आप इस बात से सहमत हैं कि सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती? विभिन्न पुष्पों में बाह्य दल, पंखुड़ियाँ, पुंकेसर और स्त्री केसर संख्या में अंतर हो सकता है। कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भाग अनुपस्थित हो सकते हैं। आपने पत्ती, तना एवं जड़ के लक्षण एवं कुछ कार्यों के विषय में पढ़ा है। हमने विभिन्न पुष्पों की संरचना का अध्ययन किया है। आप पुष्पों के कार्यों के विषय में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। हम फलों के विषय में भी अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। देखो इस पाठ से हमने क्या सीखा? तो देखो सामान्यतः पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने और शाखा के आधार पर शाख, झाड़ी और वृक्ष में वर्गीकृत किया गया है। तने पर पत्तियां, पुष्प तथा फल होते हैं। सामान्यतः पत्ती में पर्णबट और फलक होते हैं। पत्ती में शिराओं का प्रतिरूप शिराविन्यास कहलाता है। जालिका रूपी और समांतर रूपी शिराविन्यास 2 प्रकार की होती है। पत्तियां वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जल वाष्प को वायु में निष्कासित करती हैं। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु एवं जल को प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाती है। जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधे को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती हैं। जड़ें मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, मूसला और रेशेदार जड़। अब देखो जालिका रूपी शिराविन्यास युक्त पत्तियां वाले पौधों की जड़ें समूसला जड़ होती हैं, जबकि समांतर शिराविन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें रेशेदार होती हैं। अब देखो तने द्वारा जड़ों से पत्तियां और दूसरे भाग को जल और पत्तियों से भोजन पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाते हैं।
पुष्प के विभिन्न भाग हैं, बाह्यदल, पंखुड़ियाँ, पुंकेसर एवं इस तरीके से। इसी के साथ अध्याय नंबर 4 पौधों को जानिए समाप्त हो गया। अगले वीडियो में इसके प्रश्नों के अभ्यास प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।